जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी मौसी हमारे घर में काम करती थी। मेरी मौसी 42 साल की खूबसूरत महिला थी। वह हमेशा मुझे नहलाने की जिद करती थी। वह ये समझने को तैयार नहीं थी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। ऐसे ही एक दिन उसने मुझसे कहा, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर खिलाया है, मुझे शर्मिंदा मत करो। फिर मौसी ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और अपने आगोश में भरकर मुझे मेरा नाम विकास है और मेरी उम्र अभी 22 साल है। दोस्तों कहते हैं कि मौसी माँ का दूसरा रूप होती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी मौसी को इस तरह देखने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा, उसका मेरे प्रति नज़रिया इस तरह बदल जाएगा। एक बार मेरे माता पिता 1 महीने के लिए विदेश चले गए। इसी बीच माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी भेज दी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे घर की घंटी बजी तो मम्मी पापा विदेश चले गए थे। इसलिए जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे सामने एक लंबी सी औरत खड़ी है। वो दिखने में गोरी थी। वो बोली, इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत थी ना? मैंने कहा, हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर मैंने उस औरत को तुरंत अपने घर के अंदर बुला लिया। फिर मैंने उससे घर की रसोई दिखाई, लेकिन वो औरत कुछ और ही तेज़ थी निकली। उसे तुरंत पता चल जाता था कि रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि घर पर नौकरानी आई है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर माँ की चिंता दूर हो गई। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी को काम से छुट्टी का समय आया, फिर उसने कहा, विकास, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक कामकाजी महिला हो, आपकी दूसरी पहचान क्या होगी? पर वो बोली, मैं इस घर में नौकरानी बनकर ज़रूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुँह बोली मौसी के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम शकुंतला है। मैंने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने मौसी को भेजा था। ये मुझे पता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि शकुंतला जी मेरी मौसी हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें भी याद नहीं रहती, और मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन मुझे उसका नाम याद था, इसलिए जैसे ही शकुंतला मौसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे उसके स्पर्श में मौसी का एहसास हुआ। मैंने उससे कहा, आज मैं इतने सालों बाद अपनी मौसी से मिला था, इसलिए मैं बहुत खुश था। जब उन्होंने देखा कि मैंने उन्हें पहचान लिया है तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। शाम के 6 बज रहे थे तो मैंने मौसी से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, आप अब जा सकती हैं, समय पर काम पर आ जाइएगा। इस पर वो बोली, विकास बेटा, मेरे पास अपना मकान नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ा कम वेतन भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए कमरा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। तब माँ ने कहा कि हमारे घर में कई कमरे खाली हैं, उसे एक कमरा दे दो। अगर वो घर में रहेगी तो तुमको कुछ भी चाहिए होगा तो वह तुरंत लाकर तुम्हें दे देगी। तुम्हें भी कोई छोटा बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात सुनकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वो अपने साथ कोई भी कपड़ा नहीं लाई थी, इसलिए मैंने उन्हें माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ दे दी और अपने माँ के कमरे में चेंज करने को बोल दिया, और मैं बाहर आ गया। लगभग 20 मिनट के बाद मैं माँ के कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि मुझे उनके कमरे से चार्जर लेना था। मैं भूल गया था कि मौसी वहाँ कपड़े बदल रही थी। मौसी को कपड़े बदलते देखा तो मैंने तुरंत अपनी आँख बंद कर ली, लेकिन मौसी को मुझे वहाँ देखकर कोई शर्म नहीं आई। फिर उन्होंने कहा, विकास, आओ मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तब भी वह मुझे अपने सामने बुला रही थी, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा। मौसी देखने में बहुत सुंदर थी,
वह 42 साल की थी, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल भी 42 साल का नहीं लगता था। कुछ ही देर में वो मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। उस पुरानी साड़ी में भी मौसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उनके काम पर घर आए 10 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताया। उन यादों को सुनकर वो छोटा लड़का जो हम हमेशा अपने मोबाइल में फ़ोन में व्यस्त रहता था, अब उसे अपने बचपन की यादें आने लगी। मौसी ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, तभी उसने मुझे कहा कि विकास, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी। मुझे उनके हाथ से नहलाने में बहुत शर्म आ रही थी। मैंने मौसी से कहा, नहाने का छोड़ दीजिए, बल्कि आज देखिए कि आज नाश्ते में क्या बनाना है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह मुझे नहलाने के लिए जिद कर रही थी। चाहे वो कितना भी जोर दे, मैं उनसे नहाना नहीं चाहता था और मैंने वही किया। मैं शॉवर लेकर बाहर आया। मैंने देखा कि मौसी मेरे कमरे में बैठी हुई हैं। उसने मुझे कहा, तुम मेरे हाथ से नहीं नहाए, लेकिन अब तुम्हारे गीले बाल पोंछने दो। मैंने उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें अपना तौलिया दे दिया। फिर मैं उनके सामने बैठ गया। वो मेरे बाल संवारने लगी। मौसी मेरे लिए मेरे घर के सदस्य की तरह थी, इसलिए मैं उसके साथ बहुत खुले विचार वाला था। मैं उनसे कहता कि आप इस घर को अपना घर समझो। मैंने उनसे जो कहा उन्होंने मुझे गौर से सुना। वह हमारे घर में ऐसे ही रहने लगी जैसे वह उसका अपना घर हो। एक शाम मैं दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में जा रहा था। फिर मौसी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर वो बोली, तुम मुझे घर का सदस्य समझते हो और अकेले बाहर जा रहे हो। कभी कभी हम अपनी बेचारी मौसी को ही कहीं बाहर ले जाओ घुमाने फिराने। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बाहर घुमाने के लिए ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उस बाहरी आधुनिक वातावरण में अपनी बराबरी कर सकती हैं। उस पर उन्होंने मुझे ये सहमति दी। फिर मैंने उन्हें माँ के कमरे में से एक अच्छी साड़ी पहनकर तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि वह पार्टी शानदार थी। जब वह तैयार होकर माँ के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि मौसी की सुंदरता की चमक ने तुरंत मेरी नज़र खींच ली। मुझे लगा कि वह उम्र दराज हैं, लेकिन वह तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी माँ के कमरे से साड़ी नहीं बल्कि आधी साड़ी पहनकर आई थी और उन्होंने एक मॉडल की तरह मेकअप किया था। वो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो साधारण साड़ी में एक अलग ही अवतार में नज़र आ रही थी। वो बिल्कुल भी 42 साल की नहीं लग रही थी। उस ड्रेस में उनका शरीर भी बेहद नाजुक और लचीला लग रहा था। उनके संतरों पे जब मेरी नज़र गई तो मैंने शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर जैसे ही मौसी मेरे और बढ़ी, उनका पैर उसकी हील वाले सैंडल से फिसल गया और वो मेरे ऊपर आ गिरी। अब उसकी सुंदरता की महक खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई और उनके संतरे मेरे हाथ में आ गए। मैं एक अलग ही फीलिंग महसूस करने लगा, लेकिन मौसी मेरे ऊपर से उठ ही नहीं रही थी। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी, कांटा चुभने लगा। तब वो हिली और फिर मुझे भी होश आया और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा, आपने जो भी मेकओवर किया है जिससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन कृपया आप हिल्स ना पहने, अन्यथा मुझे आपको हर कदम पर उठाना पड़ेगा। फिर उसने एड़ी वाली सैंडल एक तरफ रख दी और मेरी माँ की दूसरी फ्लैट सैंडल पहन ली। जब हम दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो मेरी नज़र मौसी के ऊपर थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। सचमुच वो एक गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी। इसलिए पार्टी में मेरे दोस्तों ने सोचा कि वो मेरी प्रेमिका हैं। उन्होंने गलतफहमी दूर करने की बजाय और भ्रम पैदा कर दिया। मेरे सभी दोस्तों को उन्होंने बताया कि मैं विकास का दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वह बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ।
तुम अपने दोस्तों को ये बताकर थोड़ी भावुक होना चाहते थे कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकती थी। तो मैंने सबकी बात पक्की कर दी और सबको बता दिया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। यदि तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मौसी ने ये कहा, मैंने उनसे कहा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया वो सही किया। मुझे भाव खाने की आदत है। इस पर उन्होंने कहा, मैं तब से तुम्हें जानती हूँ जब से तुम 2 साल के थे। तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है। मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने सीधे कहा कि अब तो हमारी दोस्ती का विषय छिड़ गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। अब मौसी मेरी दोस्त बन गई थी। फिर मैं बोला, अब आपकी मेरी मौसी बनने की उम्र भी बीत गई और आपको मौसी कहने की मेरी भी उम्र बीत गई है। फिर वह कहने लगी कि फिर तुम मुझे शकुंतला कहकर बुलाना, ये ठीक रहेगा ना। वह 42 साल की महिला थी, इसलिए मुझे उन्हें अपने नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन देखने में वह एक खूबसूरत जवान लड़की की तरह लग रही थी, इसलिए तो मेरे मुंह से शकुंतला शब्द सहज से निकल गया। अब वह अपना नाम सुनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। फिर हम बातें करते हुए घर पहुँचे और अब हम दोनों थक गए थे, इसलिए घर पहुँचते ही हम अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मैं असमंजस में था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सा शर्ट पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछना शुरू किया कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, तभी मौसी मेरे कमरे में दाखिल हुई। फिर उसने मुझसे फ़ोन रखने को कहा। फिर उसने कहा कि जब तुम्हारी मौसी घर पर हैं तो तुम्हें अपनी माँ को फ़ोन करके परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो। मेरी पसंद उतनी ही बुरी नहीं है। फिर मौसी ने मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट दी। उसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उस रात मौसी मेरे कमरे में आई। उसने मुझसे कहा, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सर में तेल से मालिश करूँगी। जैसे ही उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पीठ पर चला गया। माँ के पास ये सब करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे तो याद ही नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे कब ऐसे तेल की मालिश करी थी। वह तो अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज मौसी अपने हाथों से मेरे तेल की मालिश कर रही थी। जब वो मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मौसी मेरे पैरों के पास सो रही है। उठते ही मैंने उन्हें जगाया। फिर मैंने उनसे कहा, आप यहाँ मेरे पास क्या कर रही हों? उन्होंने कहा, कल जब मैंने तुम्हें तेल की मालिश दी थी तो मेरी भी आँख लग गई। आज सुबह मौसी ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था तो तुम तुरंत सो गए। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती? क्या तुम्हें कभी मालिश नहीं की गई? मैंने उनसे ये नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम से मेरे लिए समय नहीं मिलता है। इन सब के विपरीत मैंने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। फिर मौसी ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। तभी घर की घंटी बजी। मम्मी पापा दोनों घर आ गए थे। मैं अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। जब माँ और पापा दोनों घर आए तो पापा की नज़र भी मेरी तरह शकुंतला जी पर ही थी। वे उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और आज तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। पापा की नज़रें उनसे हटने को तैयार नहीं थी। मैं पापा के गले से लग गया। माँ शकुंतला जी को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए माँ उनके गले से लग गई। उसी दिन रात को भोजन करते समय मैंने पापा को फिर से अलग तरह से शकुंतला जी की ओर देखते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इतने ध्यान से क्यों घूर रहे हैं।
उनका इस तरह उन्हें घूरना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए, लेकिन शकुंतला मौसी अभी किचन की सफाई कर रही थी। किचन साफ करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद मैं भी उनसे मिलने उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ ना था। शकुंतला मौसी मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैंने उनसे कहा, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपका विकास। इस पर शकुंतला जी बोली, तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ा डर गई। बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, नहीं मौसी, कोई काम नहीं था। हमने आज ज़्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। मुझसे बिना कोई सवाल किए वो मेरी बात मान गई। फिर मैं तुरंत उनके कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह 10 बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं बना था। शकुंतला जी जो हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता लाती थी, आज 9 बजे तक नाश्ता नहीं लाई थी। इसलिए मैं रसोई में देखने के लिए गया कि नाश्ते में इतना देर क्यों हो रही है। मैंने जैसे ही किचन में गया तो देखा कि शकुंतला जी अपना चेहरा नीचे किए हुए खड़ी हैं। वो गहरी सोच में पड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वो बोली, तेरे पापा। वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सिर मेरी ओर घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए तब से पापा की बुरी नज़र शकुंतला जी पर थी। मैं उन पर बुरी नज़र देख सकता था। शकुंतला जी सिर्फ मेरी मौसी नहीं थी, बल्कि अब हमारे बीच तो दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार होते नहीं देख सकता था। मैं जानता था कि एक दिन मेरे पापा ने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी डर गई। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि शकुंतला को देखना चाहिए, इसलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधे शकुंतला जी के कमरे में चला गया। अब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि पापा जी शकुंतला जी के कमरे में थे। उनके हाथ में ढेर सारे नोट रख दिए। कहीं पापा ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। पिताजी उन्हें अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे थे? सामने का दृश्य देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। शकुंतला जी मानो पापा से कह रही थी कि जब तक मैं विकास से नहीं मिलूंगी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद वह मुझसे प्यार करने लगी हैं, इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैं उनके कमरे में चला गया। फिर मैंने पापा से कहा, आप शकुंतला जी के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने पापा से सवाल किया तो वहाँ मम्मी भी कमरे में आ गई। जब उन्होंने मुझे वहाँ देखा तो उनके चेहरे पर 12 बज गए थे। माँ और पिताजी के चेहरे पर और अधिक परेशानी नज़र आने लगी थी। फिर मैंने माता पिता मुझसे कह रहे थे कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा, मैं अब जवान हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या हो रहा है और आपने शकुंतला जी के साथ क्या किया है। तभी शकुंतला जी मेरे पास आई और मेरे गले रखकर रोने लगी। फिर शकुंतला जी कहने लगी, विकास, तुम ही हो इस घर में जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते चुप रही। शकुंतला जी की कुछ वाक्य कहे और फिर मेरी गर्दन से चिपक कर रोने लगी। मैंने भी अपने माता पिता के सामने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और अपने माता पिता से कहा कि अगर आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ बुरा करोगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब माँ ने शकुंतला जी से कहा, बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, अब चुप रहो यहाँ से और चली जाओ। अचानक शकुंतला जी मेरे माँ पे चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा, मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं विकास को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूँगी। फिर वो कहने लगी, विकास, तुम अपने अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम ममता है। ममता कुछ साल पहले इस घर में काम करती थी। उसने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था।
उनमें से एक को उसके मालिक ने गोद ले लिया। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल कर रही हूँ। मैं तुम्हारी भी अच्छी से देखभाल कर लूँगी। तुम अभी मेरे साथ आओ। मैंने शकुंतला जी को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। भरोसा है आप मेरी मौसी भी होगी, लेकिन मैं आपके साथ आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। आप ये गलत कर रही हैं कि मेरे माता पिता नहीं हैं। आप उन्हें धमकी दे रही हैं कि आप उन्हें सच बता देंगे कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। इसलिए वे मुझे खोने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने एक माँ और पिता की तरह मेरा ख्याल रखा है। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ और आपके मुंह से इसे सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सोच से भी अधिक जीवन दिया है। फिर माँ और पिताजी मौसी को पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन मेरे जुड़वा भाई के कारण उन्होंने उसे छुटकारा पा लिया, क्योंकि वो उसकी देखभाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ पैसे उनसे कुछ साल पहले माता पिता से लिए थे। मेरे जन्म के बाद माँ का निधन हो गया। उन्होंने मेरे बड़े भाई को ठीक से देखभाल नहीं की, उसने उसे उचित संस्कार नहीं दिए और इसलिए आज उसकी हालत ख़राब थी। मौसी ने इधर उधर से चोरी करके पैसे कमा कर ही अपना मनोरंजन किया था और अब भी वह मेरे माता पिता से पैसे ऐंठने के लिए आई थी। उसने घर के कुछ गहने चुरा लिए थे। वो इससे संतुष्ट नहीं थी। उसने मेरे माता पिता से 10 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन इस बार मेरे माता पिता ने उसे मना कर दिया। इसलिए वह उनसे धमकी दे रही थी और इसलिए माँ और पापा उसे कुछ पैसे देकर हमारे घर से निकाल रहे थे। उसने मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आई तो मेरे मन से उनके लिए प्रेम निकल गया। कुछ सालों पहले मेरे माता पिता ने मुझे गोद लेने के लिए शकुंतला जी को पैसे दिए थे, लेकिन वह उन पैसों का प्रबंधन ठीक से ना कर पाई और ना ही वह मेरे बड़े भाई को उचित परवरिश दे सकी। अगर उन्होंने समय रहते अपने पैसे और समय की कदर की होती तो आज उनका बेटा बेहतर रास्ते पर होता और निश्चित रूप से ही बड़ा नाम रोशन करता, लेकिन ना तो उसे अच्छे संस्कार दिए और ना ही अच्छी शिक्षा दी। इसलिए आज उन्हें झूठ बोलकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का वक्त आ गया था। तो दोस्तों, पैसे से भी अधिक मूल्यवान है संस्कार। बच्चों का भविष्य इस बात से तय होता है कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं और क्या सिखाते हैं। झूठ चाहे एक बार बोला जाए या बार बार, झूठ का रास्ता हमेशा बुरे रास्ता होता है। आपके बच्चे वही करते हैं जो आप करते हैं। इसलिए कभी भी झूठ मत बोलो और किसी को धोखा मत दो। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।